सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा होगी आज की सबसे बड़ी खबर पर। कानपुर में दिल दहलाने वाले 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य गुनहगार विकास दुबे आज महाकाल के दर पर अचानक पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस और सरकार इसे गिरफ्तारी बता रही है, लेकिन घटनाक्रम से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह गैंगस्टर विकास का सोचा समझा सरेंडर है या पुलिस की काबिल तारीफ। लेकिन सवाल तो इस बात पर भी लाजमी है कि इतना जघन्य हत्याकांड करने के बाद भी गुनहगार 7 दिनों तक कैसे 4 राज्यों में घूमता रहा, किनकी मदद से घूमता रहा, किन साधनों की मदद से घूमता रहा, और इतनी चेकिंग के बाद गैंगस्टर कैसे अपनी मर्जी से उज्जैन के मंदिर तक पहुंच गया। तो क्या इसे पुलिस और समूचे तंत्र की नाकामी माने या उनकी मिलीभगत, जिसकी चुस्ती का दावा सरकार हत्याकांड के बाद से कर रही थी कि इसे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, लेकिन वो तो इतनी दूर तक पहुंच गया। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार इसे पुलिस की सतर्कता करार देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपने सवालों से सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सियासत से इधर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गुनहगार की गिरफ्तारी का पूरा सच और उसे प्रश्रय देने वालों के सारे नाम सामने आ पाएंगे, और क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हो पाएगी ताकि समाज में इस तरह का कत्लेआम दोबारा देखने का मौका ना आए। तमाम सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस पर हम अहम किस्म की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा का सिलसिला शुरू करें, मामले की पड़ताल करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो महान पत्रकार लेखक रघुवीर सहाय का दिया हुआ है। वह लिखते हैं कि लोकतंत्र का यह अभिशाप है कि कोई शासक अपने पूर्ववर्ती शासकों की गलतियों से कोई सीख नहीं लेता। वह रटता जाता है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमारे पहले भी यही सब होता आया है। दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है कि हर नया शासक पुराने के पापों को आदर्श मानता है। इसका नतीजा यह होता है कि कुर्सियां बदल जाती हैं, लेकिन शासन की नीतियां नहीं बदलती। लोकतंत्र के नाम पर यह गोरख धंधा चलता ही रहता है। और अगर हम अपने आसपास में दृष्टि डालें तो भले ही पार्टियां बदल जाए, चाहे शासक के तौर पर चेहरे बदल जाए, पर नहीं बदलता है तो शासन करने का तरीका। राजनेता और इन गैंगस्टर की मिली भगत कोई आज का किस्सा नहीं है। पिछले 3-4 दशक से इनका गठजोड़ समाज की बदहाल शख्सियत को व्यक्त करता है। समझ नहीं आता कि आखिर इन गैंगस्टर के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का जो माध्यम राजनेताओं ने चुना है वह देश को किस ओर ले जाएगा। बहरहाल इसी विषय को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। विकास दुबे, जिसके तमाम साथी धड़ाधड़ मारे जा रहे थे, एनकाउंटर का शिकार हो रहे थे। एक घटनाक्रम तो कल के संदर्भ में था, ये फरीदाबाद में प्रभात नाम का इसका एक गुर्गा पकड़ा गया, यूपी पुलिस के हवाले किया गया। यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर ले जा रही थी। अचानक खबर आई कि उस प्रभात ने भागने की कोशिश की, पुलिस पार्टी से हथियार छीनने की कोशिश की और इस हद तक सफल भी हुआ कि उसने गोली चला दी। नतीजा यह हुआ कि बचाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और उस कार्रवाई में वह प्रभात ढेर हो गया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ विकास दुबे के साथ भी होगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अचानक टीवी स्क्रीन पर खबर चलती है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे पकड़ा गया। और पकड़ा भी कैसे गया, वह खुद ही चीख चीख के बता रहा है कि मैं हूं कानपुर का विकास दुबे। वह विकास दुबे जिसको पकड़ने को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस की चर्चा हो रही है, शासन में जो लोग बैठे हैं वो पीठ थपथपा रहे हैं। वहां पर स्थिति है कि विकास दुबे अपने नाम से पर्ची कटाया है महाकाल मंदिर में दर्शन की। हाथ में जो धागा बंधा है, अमूमन वह धागा साक्षी गोपाल मंदिर के सामने बैठे पुजारी बांधते हैं और तब बांधते हैं जब व्यक्ति दर्शन करके बाहर आता है। तो क्या विकास दुबे पर्ची कटाने के बाद, वो भी विकास दुबे के नाम की, मंदिर के अंदर भी होया है, दर्शन भी कराया है, आशीर्वाद भी प्राप्त कराया है, क्योंकि आशीर्वाद सामने दिख रहा है। जिस विकास दुबे के एनकाउंटर की संभावना सब जता रहे थे, वह विकास दुबे अब पुलिस के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या है इसकी सच्चाई के पीछे, समझने की कोशिश करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का तेज तर्रार चेहरा, वरिष्ठ मंत्री रहे मुकेश नायक जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में उज्जैन के विधायक और ताजा तरीन मंत्री बने मोहन यादव, जो अभी भी प्रतीक्षा सूची में कि विभाग क्या मिलेगा, वो भी हमारे साथ होंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली को देखने समझने वाले अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे महेंद्र सिंह मलिक जी, डीजीपी रहे हरियाणा के, वह भी हमारे साथ में हैं। और साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ में मनोज पांडे जी भी होंगे,
समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं रायबरेली क्षेत्र के, वो भी हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुकेश नायक जी से ही करते हैं और मुकेश नायक जी से समझना ही चाहते हैं कि विकास दुबे दुर्दांत हत्यारा, आदतन अपराधी, शातिर बदमाश, जो भी उपमाएं देना चाहें, विशेषण देना चाहें, कम है, गिरफ्तार हो गया तो भी कांग्रेस नाखुश है, तो भी कांग्रेस बेचैन है, तो भी कांग्रेस परेशान है। किस बात से, क्यों गिरफ्तार हो गया? नहीं, गिरफ्तार हुआ होता तो हम कुछ ना कहते जी। उसने आत्मसमर्पण किया है जी। पुलिस उसको गिरफ्तार करने में असफल रही है जी। मुझे एक चीज बताइए जी। कि अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांट कर देखें, जी। पहला भाग जो घटना हुई जी। और दूसरा भाग घटना के बाद का उज्जैन में उनके आत्मसमर्पण का। जी। तो पहला भाग तो इसका भाग जो है बहुत दुर्भाग्यजनक है। जी। यानी पूरे देश में आप सब टेलीविजन ने ये खबर प्रसारित की कि चौबेपुर के रेलवे स्टेशन से उसको विकास को फोन गया जी कि फोर्स आ रही है जी। और उस फोन के बाद उसने जेसीबी मशीन को जी। ऐसी जगह लगाया ताकि उनको थोड़ी दूर पर गाड़ी से उतरकर आना पड़े जी। और एक स्पेस बनाई जी। और उस स्पेस में जब वो पुलिस वाले आ गए तो वो उसके बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया, बहुत आसान हो गया उन पर हमला करना। जी। ये देखिए कितना दुर्भाग्य है कि यूपी पुलिस जो देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती थी, जी। आज उसके प्रोफेशनलिज्म को क्या हो गया? जी। क्या कारण है हमें बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी पुलिस के चौबेपुर के पूरे पुलिस वालों को हटाना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा, क्या कारण है? जी। क्या हम ये नहीं पूछ सकते? जी। दूसरा भाग है विकास दुबे के यहां तक पहुंचने का। जी। फरीदाबाद से यहां तक आने के दो मार्ग बताए जा रहे हैं। जी। पहला बताया जा रहा है जयपुर, फिर हरियाणा और फिर झालावाड़ और फिर इंदौर, फिर उज्जैन। जी। दूसरा बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, देवास, उज्जैन। जी। अब बताइए अगर दोनों में से किसी भी मार्ग पर वो आता है इतना बड़ा अपराधी, जी। पूरे देश के टेलीविजन सीख रहे हैं, पूरा देश में रेड अलर्ट जारी है, कितने नाके पड़े होंगे, कितने चुंगी नाके पड़े होंगे जहां पुलिस लगी है, जहां कैमरे लगे हैं, कितने हजारों फोन सर्विलेंस पर लगे हुए हैं। क्या कारण है कि उसको नहीं पकड़ पाए? और जैसे ही उज्जैन के प्रांगण में वो आता है महाकालेश्वर के, तो प्रांगण में अंदर आते ही कैमरे आ जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, कानपुर से चलकर दो वकील आ जाते हैं जी। और वो चिल्ला कर एक मार्मिक अपील करता है एनकाउंटर से बचने के लिए कि मैं विकास दुबे हूं और मैंने ही हत्याएं की है, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। ढिंडोरा पीट रहा है, गेट पर फोटो ले रहा है, महाकालेश्वर के गेट पर टिकट ले रहा है। गेट पर खड़ा हुआ जो प्रहरी है लखन यादव, उसको पहचान कर सुरक्षा अधिकारियों को खबर करता है। सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचते हैं, तब उनसे भी वो कहता है कि मैं विकास यादव हूं और कानपुर का हूं जिसने वो हत्याएं की है। देखिए, एक बात सही है कि यूपी पुलिस के प्रेशर के कारण वो भागा जी। तो यूपी पुलिस की इतनी भर उपलब्धि है कि उस पर इतना प्रेशर बनाने में कामयाब हुई कि वो छुपते छुपाते जल्दी उसने आत्मसमर्पण कर दिया जी। लेकिन ये कहना कि किसी ने उसको पकड़ा है, ये कहकर अपनी स्वयं की पीठ थपथपाना कि किसी ने उसको पकड़ा है, ये कहकर के हम हमारी पुलिस की सूचना तंत्र देखिए, उसका स्किल देखिए, उसका प्रभाव देखिए, उसकी क्षमता देखिए। देखिए, ये कहानी बनाना, ये आत्म प्रवंचना है, ये किसी को करना नहीं चाहिए। साहब एक बार बताइए, आपकी परेशानी क्या है? अगर मान लीजिए गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण भी है, तो आत्मसमर्पण कोई खुशी से तो नहीं किया। पुलिस का हर तरफ से दबाव ऐसा बना कि उसे लगा कि मेरी जान सुरक्षित नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने अपने आप को कानून से भागा फिर रहा था, कानून के हवाले कर दिया। मारा जाता तो आपका यह सवाल था कि कोर्ट कचहरी किस लिए है। अब पकड़ा गया तो भी आपको शिकायत है। तो कांग्रेस क्या केवल शिकायत के लिए रह गई है? मतलब परेशानी किस बात की है? विकास दुबे मारा क्यों नहीं गया, यह शिकायत है, या विकास दुबे पकड़ा क्यों गया, इस पर शिकायत है? समझ में तो पाए, आखिर कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है? देखिए, हम कोई बेचैन नहीं है। अगर आप कहें तो जिन्होंने नहीं पकड़ा है उनके लिए एक अभिनंदन समारोह यहाँ आयोजित कर ले, सबको फूल माला पहनाए कि धन्य है आपने पकड़ा नहीं।
जी है ना। जी हमारी परेशानी एक ही है हिमांशु जी, जी। हमारी परेशानी ये है कि हम लोग जैसे प्रबुद्ध लोग इस देश के ये चाहते थे कि ऐसे दुर्दांत हत्यारे, ऐसे हिंसक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसके भीतर पशु बैठा हुआ है, जी। इसका एनकाउंटर होना चाहिए था और यूपी पुलिस को पकड़ना चाहिए था। उस एनकाउंटर से बचाने के पीछे कहीं कोई है या नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात मुकेश नायक जी ने फाइनली चर्चा में निकाल कर आई कि ऐसे व्यक्ति का तो एनकाउंटर ही होना चाहिए था और जो कुछ भी प्रपंच रचा गया उनके अनुसार ये उसे एनकाउंटर से बचाने की कोशिश है। हमारे साथ में संजीव मिश्रा, उनके पास जाऊंगा मैं, भाजपा की तरफ से पक्ष रखेंगे, सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे, लेकिन हमारे साथ में महेंद्र सिंह मलिक जी हैं, बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी रहे, डीजीपी रहे हरियाणा के। इस पूरे घटनाक्रम में शुरू से लेकर आखिरी तक, मलिक साहब, आपको सब कुछ ठीक दिख रहा है या बतौर पुलिस अधिकारी आप महसूस कर रहे हैं कि झोल तो है, गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, ऐसा हो तो नहीं सकता? आपसे रोशनी चाहेंगे। देखिए, मेरे से पूर्व महोदय ने एक बहुत बड़ी बात कही जी, और वो भी सरेआम कही। जी जो अच्छे एक राजनीतिज्ञ हैं जी कि एनकाउंटर होना चाहिए था। जी इसके कई एक उलझने हैं। जी एनकाउंटर होना चाहिए था, इसका मतलब पुलिस ने इसको मार देना चाहिए था। जी ये इस तरह की भाषा प्रजातांत्रिक प्रणाली में मैं मानता हूं कि एनकाउंटर होते हैं। जी और सरेआम एक जो शासक दल के नेता रहे हैं, जी सरेआम ये कहे एनकाउंटर होना चाहिए था, जी। ये कोई कानूनन भाषा नहीं है। जी जहां तक उसके सरेंडर करने का सवाल है, जी जाहिर है कि पुलिस का प्रेशर होगा, उसने सरेंडर किया है। जी मैं मानता हूं सरेंडर किया है। सरेंडर नहीं करता तो और ज्यादा प्रेशर होता, पुलिस उसके शायद रिश्तेदारों को और ज्यादा पकड़ती, जी उसका घर जला दिया था। तो इस डर के मारे उसने सरेंडर किया। जी अभी रहा कि वो इतने दिन क्यों भागता रहा, एक खूंखार अपराधी था। यहां तक मेरे से पूर्व महानुभाव की बात सही है। जी जब इतना खूंखार अपराधी था और आज के दिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हर एक जगह लगा दिया जाता है या लगा रहे हैं, जी। तो इस तरह की कानूनन प्रक्रिया उसके खिलाफ भी होनी चाहिए थी, जिससे 8 बेगुनाह पुलिस वाले मारे जी। गए। उससे पहले उसको प्रिवेंटिव डिटेक्शन में रोका जा सकता था और बहुत से तरीके हैं। जी उसको हाउस अरेस्ट किया जा, बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन जाहिर है कि उसको कोई न कोई संरक्षण प्राप्त था। जी दूसरी बात कि थाने से इतला गई है, ये भी बहुत नालायकी है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे खबरों से ही पता लगा है कि जिस डीएसपी की हत्या की गई है, उसने भी शायद आगाह किया था कि मेरी जान को खतरा है, ये कुछ भी कर सकता है। उसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने वहां कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें तो स्थानीय पुलिस की नाकाबिलियत मैं कहूंगा। जी मलिक साहब, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा यह सरेंडर है। मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस इसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, बाकायदा मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस दावे पर ही सवाल उठा के इसकी सीबीआई जांच की बात कर रही है। आपसे समझना यह कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच रहे हैं कि ये सरेंडर है, गिरफ्तारी नहीं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरेंडर हो सकता है जी। और सीबीआई की जांच, क्योंकि ये एक बड़ा ऑलमोस्ट इंटरस्टेट क्रिमिनल है, इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। स्थानीय पुलिस पर बहुत प्रेशर होता है, जब जांच कर रहे थे तब भी प्रेशर होता है, पहले भी प्रेशर था। तो सीबीआई की बात तो वाजिब है, सीबीआई को हैंड ओवर कर दें और उम्मीद की जाती है कि वहां इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जांच होगी और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। एक सवाल और करता हूं आपको, मुकेश नायक जी के ये कहने पर बड़ा ऐतराज रहा कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एनकाउंटर की सीधी बात करना कैसे जायज ठहरा जा सकता है। दो सवाल है मेरे। हो सकता है मुकेश नायक जी के संदर्भ में आपने प्रश्न उठा दिया तो वो बाद में इस बात से कुछ पीछे भी हट जाएं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ऐसी बात कहने के संदर्भ में कई दाएं बाएं सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, 60 मामले थे इस दुबे के संदर्भ में और जिसमें थाने के अंदर हत्या जैसा मामला, एक भी मामले में आज तक सजा नहीं हो पाई। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की है, उसकी संलिप्तता है, तात्कालिक तौर पर सारे प्रमाण ये बता रहे हैं, पर फिर भी
तमाम वकीलों से हमारी बात हुई। मलिक साहब, आपका तो तजुर्बा है 35-40 साल का पुलिस अफसर के तौर पर। उनका कहना है कि अभी भी ये गारंटी नहीं है कि इसे सजा मिल जाए, क्योंकि जब केस कोर्ट में जाएगा तब कौन गवाही देने आएगा, कौन क्या गवाही देगा, कौन क्या सबूत देगा, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इसे सजा मिल जाए। ऐसे में एक बौखलाया हुआ समाज क्या अपेक्षा करेगा? ये तो सामाजिक बुखलाहट मैं मानता जी। हूं, लेकिन किसी भी देश का कानून और विशेष तौर से हमारे देश का कानून, ये बुलेट फॉर बुलेट जो पॉलिसी है, भाई खून का बदला खून और गोली के बदले गोली, कानून तो इजाजत नहीं देता। अगर समाज की ये डिमांड है तो संसद में कानून एक लाके ये पेश कर दें। अदरवाइज जो आम आपस में अगर फायरिंग हो रही है, अगर वो मारा जाता है एक्चुअली में, तो ठीक है कानून। मलिक साहब, आप बड़े आसानी से ये कह दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये प्रभात नाम का इसका साथी था, फरीदाबाद में पकड़ा गया, आपकी जानकारी में है। कल ही पुलिस ले जा रही थी अपनी सुरक्षा में उसे कानपुर, रास्ते में उसको मार दिया गया, ये कहते हुए कि उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, भागने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई और उसमें मारा गया। कितना यकीन कर ले हम यहां पर स्टूडियो में बैठे हुए। ये बातें अखबार में भी पढ़ी, आप भी बता रहे हैं। इसकी भी जांच होगी किसी न किसी स्टेज पे। ये इल्जाम भी पुलिस के ऊपर आएगा, भाई जबरदस्ती पकड़ के मार दिया। ये चलती रहती है, प्रक्रिया होती रही, आगे भी होगी। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। हो सकता है भाग्या हो और फिर उसको गोली मार दी। इसके बारे में तो अभी जो है तथ्य सामने नहीं आए। मलिक साहब, आपकी बिरादरी के संदर्भ में सीधा सवाल हुआ तो आप बचाव का रास्ता खोज लिए, नायक साहब पर आप तुरंत हमलावर हो गए। ये बात तो ठीक नहीं। नहीं, मैंने कोई सीधा रास्ता नहीं खोल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है पुलिस ने मारा हो, मैं उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक ये तथ्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। अभी तक ये तथ्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। हमारे साथ में संजीव मिश्रा जी हैं। और मिश्रा जी, आपकी पार्टी के संदर्भ में, मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में खुला आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से विकास दुबे को ढूंढ रही थी, उसके बाकी साथियों को जिस अंजाम तक पहुंचा रही थी, उसने विकास दुबे को यकीन दिला दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले हो गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए रास्ता निकाला, मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश में अपने मददगारों की मदद ली और नतीजा इस प्रकार की नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण, जो भी आप मानना चाहें, ये नतीजा है। कितने सहमत, कितने असहमत, आप ही बताएं। हिमांशु जी, देखिए बहुत साफ सी बात है जी। अभी तक जो मैंने सुना मुख्यमंत्री बोल रहे थे जी, और हमारे पूर्व डीजीपी ने भी अपनी बात रखी जी। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं जी। तमाम बड़े चैनलों पर मैंने डिबेट की जी। तो कांग्रेस का एक ही प्रश्न होता था, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए जी। तो जब 7 दिन जी। उसकी अरेस्टिंग हुई है, आज की तारीख में यही कहा जाएगा कि फिलहाल उसको, उसकी अरेस्टिंग हुई, उसको कोर्ट में दाखिल किया गया, कोर्ट ने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ लेकर के उसको लखनऊ वापस ला रही है जी। ये कहा है। जी। हिमांशु जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है जी। कि कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं जी। उन्हें हर चीज में नुक्ताचीनी दिखाई दे रही जी। और ये नहीं दिखाई दे रहा कि 5 दिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस चीते की तरह उसको ढूंढ रही थी, चीते की तरह उसके पीछे पड़ी हुई थी जी। और इतना भयभीत और इतना हैरान और इतना परेशान हो गया कि वो जाकर के एक मंदिर में अपनी अरेस्टिंग कराता है। जी। मुद्दा ये नहीं है जी। कि वो क्या कराता है क्या नहीं कराता है, मुद्दा ये है कि वो पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस के दबाव में उसको पकड़ा गया और उसके बाद अगर इस तरीके की बात उसमें नुक्ताचीनी निकालना मुझे नहीं लगता कि उचित है। कैसे उचित नहीं है संजीव जी? कि मैं सवाल करता हूं, आप इतनी आसानी से कैसे कह कर देंगे कि नुक्ताचीनी ठीक नहीं है? नुक्ताचीनी बिल्कुल है। सवाल इस बात का है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे चीते की तरह ढूंढ रही थी, उसे मध्य प्रदेश के तंत्र ने ऐसे कैसे बचा लिया? यही तो सवाल है। विकास दुबे के संदर्भ में आरोप ये लगते हैं कि वो इस हद तक इतना बड़ा अपराधी इसलिए बन पाया क्योंकि राजनीतिक रूप से उसे अलग अलग पार्टियों का समय समय पर संरक्षण मिला। ये खुले तौर पर आरोप है, हर स्तर पर यह बात कही जा रही है, सभी स्तर पर मानी जा रही है। और अभी के घटनाक्रम के संदर्भ में यह आरोप है कि अभी भी ऐसे समय पर उसे राजनीतिक रूप से मदद मिली,
उसको सुरक्षित तरीके से आत्मसमर्पण की परिस्थितियां बनाई गई, उसके लिए अनुकूलता बनवाई गई और इसके तहत उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में उसको गिरफ्तारी दिखाई गई। ये आरोपों की जद में है, संदेह की जद में है। इस पर सवाल है मुकेश नायक जी के नहीं, बल्कि सभी तरह से ये सवालों के घेरे में मध्य प्रदेश पुलिस है। अब आपकी इस पर टिप्पणी अपेक्षित है। मैं दो चार बातें रखना चाहूंगा इस विषय में, बिल्कुल खुले तौर जी। उत्तर प्रदेश में 2001 में ये एक राज्य मंत्री को थाने के अंदर मारता है, जैसा कि आप सब लोगों के पास इस बात की चर्चा है जी। थाने के अंदर मारने के बाद 6-8 महीने में जब हमारी सरकार उस समय नहीं रहती है, दूसरी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश भर में सारे थाने जो हैं वहां पर केवल एसओ जो होते हैं वो यादव होते हैं जी। और किस तरीके से कोई भी थाने का व्यक्ति गवाही नहीं देने जाता, इवन उसका अपना गनर भी नहीं गवाही दे रहा जी। ये कोर्ट के सामने ये स्थितियां होती हैं। हालांकि इस विषय में चूंकि मैं खुद LLM की हूं, मैं खुद वकील हूं, मैं जानता हूं एक जगह ऐसा भी केस हुआ जहां कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उसको सजा भी दी है, जहां पर कोई भी उसकी गवाही देने वाला नहीं जी। मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी की उसके बाद 5 साल सरकार चलती है, उसके बाद मायावती की 5 साल सरकार चलती है और 2012 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती। इन 15 सालों में उसने अपना पूरा व्यवसाय बहुत बड़े स्केल पे फैलाया। हाँ, ये जरूर है कि 17 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाए जाते हैं तो उनका एक पहला ही उनका चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं रहेगा, या तो गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या हम उसको उसके ठिकाने पहुंचा देंगे। ये बात है 2017 की। और 2017 से 2020 आज तक वो लगातार जेल में रहा। अभी वो जब जमानत पर वापस आया है, लोग पूछते हैं 3.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती रही। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों आपके दर्शक हैं, तो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्यादातर समय उसने अपने जेल में गुजारा और अब जब जमानत पे आया था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी व्यवस्था को निभा रही थी, अपनी जो उसकी जिम्मेदारी उसको निभाने के कारण वो उसको अरेस्ट करने जा रही। मैं रोकता हूं आपको, इतनी आसानी से तो इस बात से कह के आप आगे नहीं निकलेंगे। क्या जिम्मेदारी निभा रही थी? आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के ही SHO थे विनय तिवारी, मुखबिरी कर रहे थे विकास दुबे की, सामने प्रमाण है, गिरफ्तार हुए अभी। जब इतना बड़ा हत्या, जो CO थे, सिपाही से लेकर DSP तक पहुंचे थे, पत्र लिखा मार्च में कि इस आदमी के संदर्भ में ये गतिविधियां चल रही हैं, खतरा है। क्या किया आपके तंत्र ने? आप सपा का हवाला दे रहे हैं, आपके समय पे हत्याकांड किया था थाने के अंदर, आपकी सरकार थी, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उस समय पर मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए थाने में हत्या की गई थी। उस नाकामी को आप नहीं स्वीकारेंगे, बाद में उसे सजा नहीं मिली, सपा को मिली, ये आप जरूर कह लेंगे। और अभी जो कुछ हुआ आपके तंत्र में हुआ, आपकी सरकार रहते हुए, आपकी पुलिस रहते हुए हुआ, आपकी पुलिस बीच में मुखबिरी की, इसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और सामने वालों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी आप? थपथपाने का कोई को नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज की तारीख में जो भी हुआ है उस पर एक एक बिंदु पर जांच होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कोई व्यक्ति नहीं बचने पाएगा। इसमें जो लोग संलिप्त होंगे, चाहे जितना बड़ा नेता होगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी होगा। आप मध्य प्रदेश के नेताओं और मध्य प्रदेश की पुलिस के संदर्भ में कह रहे हैं? सजा मिलेगी, विकास दुबे को भी सजा मिलेगी और इतनी सख्त सजा मिलेगी कि एक नजीर बनेगी, भविष्य में इस तरीके से पुलिस पर कोई हमला न कर। संजीव जी, मेरा सवाल है कि आपने कहा नजीर मिलेगी, जो सहयोगी हैं उनको सजा मिलेगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये आपका मध्य प्रदेश पुलिस के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के जिन नेताओं को संदेह के घेरे में लाया जा रहा है उनके संदर्भ में कहना है? क्योंकि सब पूछ रहे हैं इतने सुरक्षित तरीके से विकास दुबे महाकाल मंदिर तक पहुंचने और वहां पे अपने आप को सरेंडर कराने में सफल कैसे हो गया? तमाम राज्यों की पुलिस जिसे नहीं ढूंढ पाई, उसे महाकाल मंदिर का एक होमगार्ड सुरक्षाकर्मी वो पहचान लिया और पकड़ लिया। कौन यकीन करेगा? आप भी नहीं कर रहे होंगे। हिमांशु जी, अगर मेरी बात आए तो ज्यादा बेहतर जी। हिमांशु जी, देखिए ये सारी एक एक चीज जो है ये जांच का विषय होती है। तो मैं समझता हूं जो अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी की बात करें, आप मध्य प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति की बात करें, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस विषय में कहीं किसी तरीके की पुरानी सरकारों में होता था, जहां जवाहर बाग जैसा कांड हो गया, यहाँ पर एक डिप्टी एसपी था जिसको सरेआम मारा गया था, इसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। प्रतापगढ़ की मैं चर्चा कर रहा हूँ।
लेकिन मैं पिछली चीजों पे नहीं जाना चाहता, मैं किसी पिछली सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में, खासतौर से विकास दुबे के विषय में, जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा वो 100% सलाखों के पीछे होगा और वो सजा मिलेगी जिसका जो नजीर बनेगी। नजीर मिलेगी, ऐसा कहना है संजीव मिश्रा जी। नायक साहब, फिर भी आप परेशान हैं। एक अपराधी, चाहे वो आत्मसमर्पण किया है, चाहे वो पकड़ा गया, कुल मिला के कानून की गिरफ्त में है, कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा, अपने गुनाहों के लिए सजा पाएगा, फिर परेशानी किस बात की है? क्यों आप चाह रहे हैं कि उसको बगैर कुछ सुनवाई का अवसर दिए गोली मार देनी चाहिए थी? कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी से निवेदन है कि उसको भारत रत्न की उपाधि दे दे, बचा लिया है उसको, हम क्यों परेशान होंगे? हम तो केवल इतना कहना चाह रहे हैं हिमांशु जी कि जितने उत्तर प्रदेश के इस तरह के अपराधी हुए हैं जिनके बड़े नाम हुए कालांतर में जी, वो अपना जेलों से साम्राज्य चला रहे हैं जी। तो विकास दुबे भी यहाँ से जाके जेल से साम्राज्य चलाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस इससे हटके है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश दो बातों के लिए अभिशप्त हो गया जी। पहली बात तो वहाँ जो संस्थाबद्ध जातिवाद है एक जी, और दूसरा जो संस्थाबद्ध अपराध है जी, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है वो जी। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसके पीछे जो राजनेता, व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों का एक सेक्शन जी, जो ये नेक्सस बना हुआ है यूपी में जी, ये नेक्सस बराबर इस गुंडागर्दी को, इस आतंक के तौर तरीकों को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि कई बिजनेस ऐसे हैं जो राजनेता, व्यापारी इन गुंडों को साथ में लेकर ही कर सकते हैं। मसलन रेत का बिजनेस जी, माइनिंग जी, शराब का बिजनेस जी, वन ग्रामों में उपस्थित जो लघु वनोपज है, तेंदुपत्ता, हर, बहेरा, आंवला, चांदी, चिरौंजी, महुआ, आप पता लगाइए ये बिजनेस पूरा गुंडों के हाथ में है उत्तर प्रदेश में। और इन गुंडों का राजनेताओं के साथ और एक प्रशासनिक अधिकारियों के एक सेक्शन के साथ बाकायदा एक बहुत ताकतवर नेक्सस है, जो इनका मनोबल भी बढ़ाता है, अपराध करने के लिए भी प्रेरित करता है और पूरी आधारशिला तैयार करता है ताकि ये अपराध। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बात पे कायम रहे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछले 3 साल का, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अपराधियों के संदर्भ में जितने एनकाउंटर पिछले 3 साल के अंदर हुए हैं उतने एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुए, ये आंकड़े बताते हैं। तमाम अपराधी राज्य छोड़कर चले गए, ये भी बात कही जाती है। अभी भी इस कांड के संदर्भ में जो शार्प शूटर थे वो सारे 4 या 5 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। विकास दुबे का भी हश्र होने की उम्मीद लोग कर रहे थे। आपकी इसी बात पर क्षुब्धता है और नाराजगी है, असंतोष है कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने बचा लिया। तो आप शिकायत किस बात पे है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के संदर्भ में है जिसमें आपको लगता है कि उन्होंने बचा लिया? परेशानी कहां है आपकी? हिमांशु जी, एक बार मुझसे अजीत सिंह ने कहा था, अजीत सिंह मेरे दोस्त जी, वो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं जी जी, बहुत बड़े नेता, किसान नेता थे हमारे देश के। और अजीत सिंह खुद कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं जी। एक बार हम बैठे चाय पी रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि यूपी के नेताओं के आसपास, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, गुंडे ऐसे इकट्ठे होते हैं जैसे गुड़ के आसपास चीते चैटते, चीते इकट्ठे होते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन एनकाउंटर उन लोगों के हुए हैं जिनको कोई जानता नहीं है। जेल में बैठकर अपराध वो करते हैं जिनकी पहचान है, जिनकी धौंस है, जिनकी समाज में साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है, जो जेल में रहते हुए भी मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में रहते हैं, वो अपराध को संचालित करते हैं। और वही लोग इसी नेक्सस से मिलकर बीच बीच में अपने एक दो आदमी देते रहते हैं कि इनको मार दो जी। ये हिमांशु जी असली कहानी है यूपी की। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हो, इसकी तह में जाने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो ताकि सही बात तक आप पहुंच सको। अच्छा, एक बात बताइए कि विकास दुबे जिंदा पकड़ा गया है, पूछताछ होगी, पता चल सकेगा कौन कौन का संरक्षण था, किस किस ने क्या क्या काम कराया। इस बात से उत्साहित होने के स्थान पर कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस को कहीं ये भय तो नहीं है कि उसके कुछ नेताओं के नाम आ जाएंगे जिन्होंने विकास दुबे को संरक्षण दे रखा हो? हिमांशु जी, अभी बात ये हुई थी जब मैंने कहा था कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए जी, तो एक सुर उठा के ये नियम के विरुद्ध मैंने
बात कही है। जी मुझे एक बात बताइए कि 5 लाख इनाम जिंदा या मुर्दा था कि नहीं था उसके ऊपर? जी 5 लाख का इनाम किस बात के लिए किया था आपने? जी कि जिंदा या मुर्दा उसको पकड़े। जी हमारे भोपाल में सिडनी के आतंकवादी पकड़े गए थे, आप याद करो। जी वो हाथ ऊपर उठाए हुए थे और उनका इनकाउंटर हुआ था। जी आज तक क्या हुआ? जी ऐसे लोगों को आज पूरे देश में जो परसेप्शन है, जी जो जनधारणा है, जी जो जनभावना है, जी। वो इस आधार पर निर्मित हो गई है कि ऐसे दरिंदों को जो आदमी से जानवर बन गए जी। हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चीते की तरह पीछा किया। जी भाई साहब, ये पुलिस अगर आदमी बन के पीछा करती तो जल्दी पकड़ लेती, क्योंकि जानवर में ना विवेक होता है, ना समझ होता है, ना कौशल होता है, ना आत्मविश्वास होता है। जी तो ये चीते ही बन के पीछा कर रहे थे, इसलिए नहीं पकड़ पाए। ये अगर पूरे आदमी बन के ये आप पीछा करते ना। ये आप चीते के तौर पर टिप्पणी केवल उत्तर प्रदेश पुलिस पर कर रहे हैं या बाकी जो राजनेता मध्य प्रदेश में दावा कर रहे हैं उन पर भी आपकी ये टिप्पणी है? देखिए, मैं अपराध के खिलाफ हूँ। जी मैं बिल्कुल भी बीजेपी या कांग्रेस से जोड़कर इस घटनाक्रम को नहीं देख रहा हूँ। जी और मैं कहता हूँ कि ठीक है, 8 पुलिस वाले मरे हैं, साधारण घटना नहीं है ये। जी 8 पुलिस वालों का शहीद हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। इस देश के एक राज्य की कोई साधारण घटना नहीं है। जी तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार को एनलाइटेंड करे, जागृत करे, इसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को उजागर करे जी और सरकार की नाकामी को जनता के बीच में रखे, उनको जागृत करे ताकि इस तरह की घटनाओं का रिपीटिशन ना हो। मैं एक बार फिर मलिक साहब के पास चलता हूँ। मलिक साहब, आपने पूरी चर्चा को सुना अभी तक के, आपसे जानने का विषय ये है कि इस मामले में किस अंजाम तक पहुंचेंगे हम? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद फिर कोई जज आएगा और विकास दुबे जमानत पर बाहर दिखाई देगा, जैसा पहले भी 60 मामलों में हम देख चुके हैं? या इस बार हम उम्मीद करें कि पुलिस ऐसा कुछ कर पाएगी जिसके चलते यह हमें सीखचों के भीतर ही दिखेगा, फांसी पर झूलता हुआ दिखेगा? क्या उम्मीद करें? मुकेश नायक जी की जो बेबसी आप देख रहे हैं बातचीत करने का, बहुत जहीन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो भी खेत के साथ में कह रहे हैं और तर्क दे रहे हैं जिंदा या मुर्दा। इनाम तो पुलिस ने ही घोषित किया था, किस लिए किया था? इसके बाद मलिक साहब क्या कहेंगे? देखिए, इनाम घोषित किया था तो जिसने उसको गिरफ्तार होने की इंफॉर्मेशन दी है जी वो इनाम का हकदार होगा। जी बाकी एनकाउंटर वाली थ्योरी तो मैंने पहले भी कहा है। और यूपी में जैसे एनकाउंटर आपने स्वयं बताया कि बहुत ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जी पिछले 3 साल में इतने एनकाउंटर हुए हैं, जी लेकिन वहां क्राइम तो कम नहीं हुआ। लेकिन क्रिमिनल जो है दूसरी स्टेट में जरूर भाग गए, छोटे छोटे जितने भाग सकते थे सब भाग गए। जी लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया से जब चलता है, अगर इस केस की तफ्तीश जल्दी हो, गवाही ठीक गुजरे, सजा हो जाए और जितने भी इसने अपराध किए उनमें सजा हो जाए, तो कानून के ऊपर तो, इनके अपराधियों के ऊपर तो अंकुश जब ही लगेगा जब न्यायिक प्रक्रिया से उनको सजा मिले। एक बार बताइए मलिक साहब, आपने स्वयं भी प्रक्रिया की जो पूरा घटनाक्रम देखा, उसके आधार पर आपका भी आकलन है कि ये सरेंडर होना चाहिए। मैं जानना ये चाहता हूं कि जब व्यक्ति पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को सरेंडर करता है तो भी आपकी पुलिस उसे गिरफ्तारी बताने में इतना ज्यादा जोर क्यों लगाती है? ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अगर सरेंडर है तो ईमानदारी से बोले कि हाँ वो व्यक्ति आया, उसने सरेंडर किया। महाकाल मंदिर के अंदर जो कुछ भी दृश्य है, बच्चा भी समझ रहा है कि ये सरेंडर है, गिरफ्तारी नहीं है, पर फिर भी पुलिस दावा यही कर रही है कि वो आया था, पहचान लिया, गार्ड ने जाना, गार्ड ने रोका, पुलिस आई, गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री भी पीठ थपथपा रहे हैं, बाकी लोग भी ताली बजा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपसे समझना चाहता हूं, सरेंडर को सरेंडर बताने में पुलिस को कौन सी शर्म आ जाती है, कौन सी लज्जा अनुभव होती है, कौन सा अपराध बोध होता है कि अगर सरेंडर बता दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा? ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोई विकास दुबे का एकमात्र उदाहरण नहीं है जी। जितने भी खुयात अपराधी थे, जी जब भी वो पकड़े गए या जब भी सरेंडर किया तो पकड़ा गया, पुलिस
कहते हैं कि पकड़े गए। उसका मेन कारण जो मैं समझता हूं, जी जो भी इस प्रक्रिया में पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जी वो सोचते हैं सब इंस्पेक्टर भाई ऊपर से डीजीपी साहब या गृह मंत्री हमें इनाम देंगे, भाई इतना कुख्यात अपराधी पकड़ लिए। ये इस किस्म की मानसिकता है कि हमें इनाम मिलेगा, पकड़ा गया। अदरवाइज कानूनी तौर से सरेंडर किया या पकड़ा गया उसमें कोई फर्क नहीं है जी। लेकिन पुलिस की ये वृत्ति बनी हुई है कि सरेंडर दिखाने की बजाय बहुत ही खूंखार अपराधी होगा तो पकड़ा हुआ दिखाएं, दूसरे अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और पुलिस वालों को जो गिरफ्तार करने में इन्वॉल्व है उनको थोड़ा बहुत इनाम वगैरह मिल जाएगा। तो छोड़े से इनाम की खातिर इस प्रकार के प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की कोशिश हर वर्ग करता है। स्वयं डीजीपी रहे हुए मलिक साहब बोल रहे हैं कि गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री, ये सब लोग भी उसमें प्रोत्साहित करेंगे, इस उम्मीद में इस प्रकार के तथ्य दिए जाते हैं। बीच में संजीव मिश्रा जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब मुकेश नायक जी बोल रहे थे। पहले संजीव मिश्रा जी की बात सुनते हैं, क्या हस्तक्षेप वो करना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में मोहन यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। जी संजीव जी, क्या हस्तक्षेप करना चाह रहे थे आप? मुकेश नायक जी के कथन पर बहुत ऐतराज दिख रहा था आपको। मुकेश जी बात कर रहे थे कि अजीत सिंह बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं और वो भी बहुत बड़े नेता हैं जी। और जो बात बता रहे थे, जब इस तरीके के आप पूर्व मंत्री होते हुए अगर इस तरीके की सोच रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गुड़ में ही सारे चीटे लगते हैं आकर के, उसी तरीके से नेताओं के इर्द गिर्द गुंडे अपराधी रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से पिछले 15 साल में ऐसा रहा। लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, न कोई गुंडा और न कोई बदमाश और न कोई माफिया। ये 3.5 साल का अगर आप नेटवर्क देखिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के समय में न कोई यहाँ पर। अरे संजीव जी, मैं बीच में रोकूंगा। किस समय पर यह दावा कर रहे हैं? उस समय पर जब आपके राज के 3.5 साल होते हुए एक अपराधी 8 पुलिस वालों को भून दिया, उसकी टांग तक काट दिया, पुलिस वालों की मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दे दिया। कम से कम इस समय पर तो अपनी सरकार की उपलब्धि को लेकर इतना ज्यादा आशान्वित, इतना ज्यादा प्रशंसित महसूस मत कीजिए। किस समय पर आप अपनी इतनी तारीफ कर रहे हैं और अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं? हिमांशु जी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3.5 साल में इस तरीके की कोई घटना हुई, ये पहली घटना है। मैं इस घटना को स्वीकार करता हूँ और इसीलिए इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस घटना में जो लोग भी होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कोई व्यक्ति बच के नहीं पाएगा। मैं इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, एक इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत अच्छे ये आपका सोचना होगा कि प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जो पुलिस अपने ही अधिकारियों को मरवाने के संदर्भ में गुनहगार नजर आ रही हो, जो पुलिस अपने ही साथियों के खिलाफ मुखबिरी कर रही हो, उस पर सवाल नहीं उठाएगा समाज तो किस पर सवाल उठाएगा? बहरहाल हमारे साथ में मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। मोहन यादव जी उज्जैन के विधायक हैं, अभी अभी मंत्री बने हैं, विभाग के संदर्भ में प्रतीक्षारत हैं। प्रतीक्षा तो हम लोग भी कर रहे थे कि उनका विभाग पता करेंगे, पता विकास दुबे का चल गया। मोहन जी, विकास दुबे का पता तो चला, पर उसके साथ में कई सवाल भी पता चले। कैसे हुआ, किसकी मदद से हुआ, कहां हुआ, किन किन ने सहयोग किया, आप तक उत्तर आया? अब तो आप स्वयं सरकार हैं, इसलिए उम्मीद है आपके पास में सारे सवालों के जवाब होंगे, तो थोड़ा रोशनी डालें। देखिए हिमांशु जी, जिस ढंग से वो बगैर नकाब के फूल प्रसाद की दुकान पे उतरता है और फूल वाले से जब अपना प्रसाद की सामग्री लेता है, और वहां से आपकी जानकारी के लिए लॉकडाउन के दरमियान हमारे 4 गेट में से एक ही गेट चालू है। उसने कहा मुझे नजदीक से दर्शन करना है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दर्शन के लिए 250 रुपए की रसीद बनती है और चांदी द्वार से आपको रास्ता बनेगा। लेकिन वो शंका करता, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से जब लगातार मीडिया के माध्यम से उसका चेहरा जाना पहचाना लगा और थोड़ा संदिग्ध लगा, तो वो फूल प्रसाद वाला सामान तो दे देता है, लेकिन वहीं पास में पुलिस चौकी पे वो फोन करके बताता है, रुबीना यादव वहाँ की इंचार्ज, उसको सूचना मिलती है कि ये विकास दुबे नाम का व्यक्ति संभवतः ये है, लेकिन पक्का नहीं है क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल अलग टाइप की हो गई थी और थोड़ा दुबला लग रहा था। तो जब ये अंदर पहुंचती रुबीना, तुरंत उसमें अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी कैमरा है, उस कैमरे के आधार पर उसका चित्र देखती है और चित्र से अपने पास से जब उसने उसका चेहरा मिलाने का प्रयास करती इंटरनेट के माध्यम से, तो वो अपना जूम करके देखती है कि उसका लेफ्ट साइड का जो हिस्सा शरीर का दबा हुआ है, सिर का, वो व्यक्ति है। और जब वो इस बात की पुष्टि कर लेती, क्योंकि वो जिस ढंग का जब अंदर नीचे जाता तो मास्क लगा लेता है, वो चश्मा लगा लेता है,
तो काफी शंका हो रही थी कि ये वही है नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी साइड का जो हिस्सा दबाव दिखता है वो जब कंफर्म कर लेती है वो तुरंत एसपी को सूचना करती है। मंदिर के चारों तरफ पुलिस के अपने जवान बिखर जाते हैं, सारी दूर से की घेराबंदी हो जाती है। अंदर चूंकि वो है तो कोई हथियार उसके पास नहीं है सिवाय पूजा प्रसाद के। तो ये जो वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड के व्यक्ति को मैसेज देती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हर आने जाने वाले की एंट्री लेता है, तो वो उससे कहती है आप सहज अपना परिचय लीजिए। जब उससे वो परिचय लेते तो वो अपना गलत आइडेंटिटी कार्ड देता है, वो अपना नाम शुभम बताता है और वो जो नाम निकालता है वो आईसी वो किसी और कार्ड की रहती है। और उसके बावजूद भी जब उससे कहते हैं कि तुम इसको जरा और बाहर लेके आओ, तो जहां वो खड़ा होता है तब तक वो मान के चलता कि वो घिर गया है, तो वो बगैर हथियार के होने से डराने का प्रयास करता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला हूँ। ये जो चिल्लाने की व्यवस्था वो चारों तरफ जो कैमरे में नहीं आ रही, वो पुलिस उसको घेर के खड़ी है। और ऐसे में चूंकि उसके पास हथियार नहीं है, कोई व्यवस्था, उसको भागने के कोई जगह नहीं, तो वो जंगले पकड़ के हिला करके वो कोशिश करता है कि मैं अपने उस रोब को, अपना जो खौफ का पर्याय आतंक है, उस आतंक से सबको एक तरह से डरा दूं और वो निकल के भागे। ये हमारी पुलिस फोर्स की विशेषता है कि तब तक भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंच चुका होता है, क्योंकि सुबह सुबह का मौका है, श्रावण का महीना, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे हजारों लोग उज्जैन में आते हैं, दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज लॉकडाउन में भी प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। तो ऐसे में कोई बगैर एक बूंद खून गिरे, बगैर कोई घटना दूसरी घटे, मंदिर की पवित्रता को बनाने के बावजूद भी ये एक बड़ा आतंकवादी पकड़ा। हमको मुझे उसको गर्व होना चाहिए कि उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा आतंकवादी पकड़ के दिया है। और ये जरूर जान की बाजी लगाकर जिन लोगों ने किया है, हमको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मोहन जी, आपने इतनी सारी बात बताई, कई सवाल हैं इसमें। जिस प्रकार की कहानी आपने बताई, आप जिम्मेदार मंत्री हैं, लगातार जीतने वाले विधायक हैं, पर फिर भी सवाल है, आपसे नहीं पूछूंगा, जाती हो जाएगी अपने दर्शकों के साथ मेरी। जानना यह है कि जो विकास दुबे लगातार छुप कर रह रहा था, कहां कानपुर से बताते हैं कि औरैया गया, वहां से फरीदाबाद गया, फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक आ गया, छुपते छुपाते ही आया होगा, तभी आ पाया। सभी जगह तो अभी हमारे साथ में बैठे हुए थे संजीव मिश्रा जी, बता रहे थे चीते की तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है उसको, तो अभी पकड़ में नहीं आया। वो उज्जैन में आता है, मास्क लगाना अनिवार्यता है शासन के स्तर पर, तो भी वो मास्क खोल देता है, छुपाना चाहता है अपने आप को, पर रसीद वीआईपी गेट पर 250 रुपए की अपने नाम से कटाता है, जिसमें नाम विकास दुबे लिखाता है। अंदर जाता है और सब कुछ कर लेता है। उसके बावजूद भी हम ये माने कि पुलिस ने ताड़ लिया, फूल वाले ने ताड़ लिया, तो आपकी दलीलों से तो जो दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं, जो प्रियंका गांधी उठा रहे हैं, जो जीतू पटवारी उठा रहे हैं, जो कमलनाथ उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इनके दावे की पुष्टि हो रही है कि सब कुछ मिला जुला मामला था? आरोप यह है सीधे तौर पर विपक्ष का कि आपने संभावित एनकाउंटर से बचाने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ नेताओं ने उसका एक सुव्यवस्थित आत्मसमर्पण कराया, जिसे गिरफ्तारी की शक्ल में दिखाया। खारिज करते हैं इस आरोप को आप, या स्वीकारते हैं कि कुछ हो सकता है? जी मोहन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी नहीं आवाज नहीं है, आवाज आ रही है। मेरा सवाल यह है कि जो आपने पूरी कहानी बताई, पर इसमें सवाल में झोल है। इसलिए है कि जो विकास दुबे कानपुर से चल के औरैया से फरीदाबाद, फरीदाबाद से होते हुए तकरीबन 800 किलोमीटर की यात्रा करके उज्जैन तक पहुंच जाता है, चीते की तरह ढूंढ रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, ढूंढ नहीं पाती है, अन्य राज्यों की पुलिस पहचान नहीं पाती है, वो उज्जैन में आता है और जो अपनी पहचान छुपाना चाहता है वो अचानक फूल वाले के सामने अपना मास्क खोल के मिल रहा है, जबकि शासन के स्तर पर अभी तो सहूलियत है मास्क लगाने की, कानूनी तौर पर व्यवस्था है। फिर अपना नाम विकास दुबे के नाम से वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाता है 250 रुपए की। उसके संदर्भ में यह बात कि हमने पहचान लिया, हमने ताड़ लिया, हमने मिला लिया, कौन यकीन करेगा? हिमांशु जी, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें जी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ जी। उसने अपना नाम 250 रुपए की रसीद पे किसी का नाम नहीं लिखा जाता है, एक। जी। दूसरा, उसने जब सिक्योरिटी गार्ड को परिचय दिया तो अपना नाम शुभम बताया है।
जी। तो उसने विकास दुबे नहीं बताया जी। है। उसके पहले उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि फूल वाले से इनपुट मिलता है, सिक्योरिटी एजेंसी उसका चित्र निकाल करके पुलिस तक पहुंच के उनके जो चेहरा मिलान वाला काम ये सब हो रहा है, क्योंकि दर्शन 2 मिनट में नहीं होते हैं। दर्शन में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तब तक सारी सिक्योरिटी की दृष्टि से जब वो तस्दीक कर लिया जाता है इंटेलिजेंस की दृष्टि से कि वो वही विकास है जिसके बारे में बात हो रही है, नाम गलत बता रहा, तब भी जो जब लास्ट में उसका नाम लिखते हैं कि आप दर्शनार्थी कौन जा रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, पुलिस नहीं करती है। उस सिक्योरिटी गार्ड को मैसेज होता है कि तुमको बातों में उलझा करके इसके संबंध में बाकी जानकारी निकालो, तब तक और पुलिस आ जाएगी। पास के थाने से पुलिस पहुंचती है, जब तक वो वहां उसी व्यवस्था के अंतर्गत, चूंकि वहां कोई हथियार नहीं उसके पास, ना उस पर कोई शंका दे रहे हैं, और बाकी भी यात्री वहां है, सबको बचाने की जवाबदारी भी है। और इसी अवस्था में उसको ले जा करके हर हालत में पुलिस ने बगैर कोई संकट के अपनी जान के, आप ये मान के चलिए उज्जैन बॉर्डर एरिया है, यहाँ से गुजरात की आगे बॉर्डर बाउंड्री लग जाती है, राजस्थान लग जाती है, महाराष्ट्र लग जाती है, और कहीं जा सकता था, नेपाल भाग सकता था। तो ये जो ऐसे में उसको पकड़ करके अगर कानून के हवाले किया है तो हमको सबको उस बात का अपने फोर्स पे गर्व होना चाहिए, बजाय हम प्रश्न करने के। ये जो सरेंडर होने वाली बात, ये सरेंडर होने का तरीका नहीं है। उसने कोई आगे नहीं कहा कि मैं विकास दुबे मेरे को खड़ा हो जाए, वो वहां पर भी अपने आप को बचाने का प्रयास कर, जब देखा कि चारों तरफ से घिर गया है तब जाकर वो हल्ला मचाने लगता है। ऐसा लगा था कि ऐसा नहीं हो कि आप बाद में मेरे पे कोई दूसरा अटैक हो जाए। तो ये जो एक बड़ा काम उज्जैन पुलिस ने किया, मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है, हमको इसके इस मामले में अपनी जान की बाजी लगा करके, यात्रियों की जान बचा करके, एक पवित्र स्थान, श्रावण का महीना, महाकाल जैसा पवित्र ज्योतिर्लिंग, वहां अगर इतनी बड़ी घटना घटती है, अगर हम उसमें ये छिद्रान्वेषण करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा दुख होगा इस बात के लिए। हाँ, ये एक बात जरूर है कि वो कैसे आया, क्या आया, इसके मामले में जांच जारी है। और यहाँ आकर के भी और किससे कौन उसको सपोर्ट करने के लिए मंदिर तक कभी लाया हो, उस मामले में पुलिस जांच करे, वो जांच करना भी चाहिए, जांच करना भी चाहिए। मोहन जी, आपका कहना है। एक और सवाल आपसे करता हूं। सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह, सवाल उठा रहे हैं कमलनाथ, सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी, सवाल उठा रही हैं प्रियंका गांधी, सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। सबका मानना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भूखे शेर की तरीके से विकास दुबे को तलाश रही थी, उसके बाकी साथियों को एनकाउंटर में गिरा चुकी थी। विकास दुबे का भी एनकाउंटर तय था। मध्य प्रदेश के अंदर को कुछ राजनेताओं ने मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से इस प्रकार का आत्मसमर्पण के घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसकी जान को बचा लिया। ये उनके आरोप हैं। आपकी टिप्पणी। दिग्विजय सिंह जी क्या प्रश्न उठाएंगे किसी के सामने? आप बताइए, जिनने हिंदुओं का आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी जिनने नया शब्द गढ़ा था, जो कोर्ट से बरी होकर आए हैं, दिग्विजय सिंह जी का इतिहास ही या गद्दारी का है? आप बताइए, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के लोग प्रश्न उठाते हैं, जो एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं, सैनिक की शहादतों पर प्रश्न उठाते हैं, ये लोगों का जो चरित्र है, इनसे किस ढंग का सर्टिफिकेट मांग रहा है और कौन सा विषय बढ़ा रहा है? कांग्रेस के लिए माफी मांगना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस का ये चरित्र जनता देख रही है, इसलिए नकारे गए 2-2 बार के लोकसभा चुनाव में भी। और अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है जी, इसमें अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। दूसरा, आपने कहा 2-2 बार लोकसभा का चुनाव हारे हुए हैं। भाजपा का भी बड़ा लंबा इतिहास है और जनसंघ का भी हारने का। तो क्या हारने के आधार पर खारिज हो जाएंगे क्या मोहन जी? आप जैसा विवेकवान व्यक्ति केवल चुनाव में हार जीत के आधार पर चाहेगा कि उसके सवालों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए? हारने का सवाल नहीं है, नकारे गए। और जैसा जिस प्रकार से इनने प्रज्ञा ठाकुर जी से लेकर के सबकी जिस ढंग से हालत की है, ये तो वो लोग हैं जो सिवाय इस बात के लिए कि मजा आता है इनको इस बात को कि अगर यहाँ ये भाग जाता, इनको आनंद आता पुलिस के साथ साथ कांग्रेस को कि ये बीजेपी फेल हो गई। अरे आप बताइए, अगर पुलिस यूपी टाइट नहीं होती तो भागता क्यों वो क्यों अपना मैदान छोड़ा? 3000 एनकाउंटर हुए यूपी में। कांग्रेस ने तो डकैतों के 100 डकैतों के अपने हिसाब से जिनने कई हत्याएं की है, उसको समर्पण करके उनको नवाजा गया। कांग्रेस का इतिहास ही खराब है। कांग्रेस का इतिहास किस ढंग का है? कांग्रेस का इतिहास ही खराब है। सैकड़ों हत्याओं के आरोपियों को आत्मसमर्पण कराने का इतिहास कांग्रेस का है। इन लोगों के द्वारा बात ही ऐसी की जाती है। मोहन यादव जी की दलील है। मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में आपकी पार्टी का नजरिया, खुश हैं, संतुष्ट हैं कि एक दुर्दांत हत्यारा पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ दिखाया, काबू में कर लिया, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, दोषी ठहराया जाएगा, अगर दोषी है सजा मिलेगी, संतुष्ट हैं आप
यह शिकायत है आपको कि ठीक नहीं हुआ? मेरे संतुष्ट होने या न होने का कोई बहुत महत्व नहीं है जी। आज पूरा देश देख रहा है जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई जी। 8 पुलिस कर्मी शहीद हुए, वो भी कहीं न कहीं हम सबके परिवार के थे। जिस तरह की घटना घटी वो एक अपनी जगह पे है, वहीं ये कानून व्यवस्था को कितनी बड़ी चुनौती हुई है ये आप महसूस कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता में, आम जनमानस में ये भय और आतंक है कि जब एक सीओ लेवल के अधिकारी को, एक प्रभारी निरीक्षक को, 2 एसएचओ को, एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जिस तरह नृशंस हत्या हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी बड़ी हुंकारें भरी थी कि हम उनको बाहर जाने नहीं देंगे, गिरफ्तारी होना तय है, वो हमारे चंगुल में आएंगे। आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर जी के मंदिर पर हुई है, इस पर प्रश्न चिन्ह कोई एक पार्टी नहीं लगा रही, पूरी देश की जो आम जनता है 135 करोड़ वो लगा रही है। या जिस तरीके से अभी हमारे माननीय सरकार के मंत्री जी कह रहे थे, हम लोग भी विधायक है, लगातार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो उसकी वीडियो वो हर जगह पर आज सोशल मीडिया पर चल रही है। गिरफ्तारी का पूरा एपिसोड लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति निकल रहा है, किस तरीके से उससे बातचीत हो रही है, किस तरह से उसे कांस्टेबल ले जा रहे हैं। हम एक बड़ा प्रश्न करते हैं कि ये गिरफ्तारी और ये छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो गई जी, ये राजस्थान में क्यों नहीं हो गई, दिल्ली में क्यों नहीं हो गई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो गई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हो गई? इस गिरफ्तारी का स्थान और गिरफ्तारी देने का जो नाटक रचा गया है ये मध्य प्रदेश में क्यों हुआ है? आज इस पर पूरा देश और देश के लोग इसको जानना चाहते हैं और लोग समझ रहे हैं इस बात को। जी पांडे जी, आपकी शिकायत किस बात को लेकर है? गिरफ्तार हो गया इस बात को लेकर, मारा नहीं गया इस बात को लेकर शिकायत है? परेशान किस बात से है? चाहे वो आत्मसमर्पण है, वो चाहे वो चंगुल में आके दबिश देके पकड़ा गया, कुल मिला के है तो पुलिस की गिरफ्त में, करेगा तो कानूनी प्रक्रिया का सामना, करे जाएगा तो न्यायालय में, पेश तो होगा जज के सामने। शिकायत किस बात की? देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, जो सीआरपीसी और आईपीसी कहती है, और भारत का संविधान का 214 का जो आर्टिकल कहता है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। संविधान के मुताबिक कार्य हो ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि इसकी जो पटकथा है वो कहाँ लिखी गई, पटकथा किसके कहने पर लिखी गई, पटकथा लिखाने वाले लोग कौन थे, किनसे उनका संपर्क था, उनकी कार डिटेल क्यों नहीं खंगाली जा रही है, किन किन लोगों से बातचीत हुई इस दौरान पर। हम लोगों की ये मांग है इस दौरान उसकी सीडीआर निकाल करके, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा उनके संपर्कों को सरकार खुलासा करे कि उनसे किससे बात हुई, किससे उनका संपर्क रहा है। अच्छा एक बात बताइए मनोज जी, अगर ये एनकाउंटर में मारा जाता तो सच छुप जाता कि पहले से किस किस की मदद ली है? आप इस बात से खुश नहीं है कि ये जिंदा पकड़ा गया है? कम से कम अब सच आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को, अधिकारियों को इसने मारा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कम से कम इतनी उम्मीद तो अब आप करते थे कोई मुरब्बत नहीं करेगी, पुलिस के हवाले कर दिया है। सच सामने आने की कोई उम्मीद आप रखते हैं या आपको लगता है इसके बाद भी सच सामने नहीं आएगा? देखिए, उनके इनकाउंटर पर हमारा कोई सवाल नहीं है। मैंने कहा कि जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कानून कार्रवाई करे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो लोग इनके पीछे थे, जो फरीदाबाद से नोएडा पहुंचाया, नोएडा और फरीदाबाद बीच में किससे बात हुई है, कैसे ये महाकालेश्वर पहुंचे, उस बीच में इनके किनसे संपर्क हुए हैं, उन नंबरों को और उसके पीछे की जो योजनाएं हैं जिसको पूरा देश जानना चाहता है, इस पटकथा को, उसको तो उजागर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी करना चाहिए, एसटीएफ को भी करना चाहिए और उन लोगों को भी करना चाहिए जिन्होंने गिरफ्तार करवाया या गिरफ्तार वो हुए। मोहन यादव जी मेरे साथ है। मोहन यादव जी, मनोज पांडे जी की इस मांग से सहमत हैं आप कि भाई जिसने भी विकास दुबे की मदद पूरे घटनाक्रम के दौरान, चाहे पहले हत्याकांड के और हत्याकांड के बाद, वो सच सामने आना चाहिए? कोई ऐतराज है आपको? कोई परेशानी होगी क्या इससे आपको? देखो, मैंने अपनी बात में पहले कहा है कि वो बाकी चीज जांच का विषय हो सकता है, होना भी चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बड़ा काम हुआ है कि इतने बड़ा आतंकवादी से बढ़कर के जो दुर्दांत अपराधी है उसको पकड़ा, उसको कोई शाबाशी नहीं दे रहा। हम एक नया विषय लेके बैठ गए, अरे सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहिए, ऐसे भयानक आतंकवादी जैसे अपराधी के साथ वो मंदिर की पवित्रता बनाए रखते हुए उसको पकड़ने में सफल हुए हैं।
मनोज जी, आपसे एक और सवाल पूछता हूं, फिर आखिरी बातचीत के लिए मुकेश नायक जी के पास आऊंगा। आप क्या चाहते थे, ये एनकाउंटर का शिकार होता या जिंदा पकड़ा जाना बड़ी उपलब्धि है? सीधा सवाल आपसे। परेशानी किस बात की? जिंदा पकड़ा गया, परेशान है इस बात से, ये मारा क्यों नहीं गया? कहते थे कि घटना ही ना घटे, ये इतनी बड़ी घटना घटी, इसके पीछे क्या पोल और झोल था जी। आज इतनी बड़ी घटना घटी, 8 लोग पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मारे गए। हम तो यही चाहते थे कि घटना ना घटे। इतना नृशंस घटना हुई और उसमें से एक शहीद हमारे जनपद रायबरेली का था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी बड़ी घटना घटी, हम लोग तो ये कल्पना नहीं करते, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी घटना ना घटे। तो घटना ये घट गई, तो घटना घट गई तो इसके पीछे कौन लोग थे? किन लोगों ने सूचना दिया कि पुलिस बल वहां जा रहा है? जी, मेरा तो सीधा सवाल है, आपसे फिर दोहराता हूं, जिंदा मिले विकास दुबे या मुर्दा, क्या चाहते थे मनोज पांडे या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी केवल कानून का राज चाहती है, न्याय चाहती है, और भारत के संविधान और कानून में जो व्यवस्थाएं बनी थी उन व्यवस्थाओं का पालन करे। चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो कानून की मंशा है वही मंशा समाजवादी पार्टी की। कुल मिला के मनोज जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर वो चाहते क्या थे, जिंदा या मुर्दा। इस पे अनुत्तरित ही रह गए मनोज पांडे जी। कानून का राज चाहते हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं। कानून का राज कौन नहीं चाहता? मनोज यादव जी भी चाहते हैं, मोहन यादव जी भी चाहते हैं। लेकिन मैं मुकेश नायक जी के पास आता हूं। मोहन यादव जी ने जो सवाल उठाया था कांग्रेस के संदर्भ में, उसके उत्तर के लिए कि आपका काम केवल विलाप करना रह गया है, गद्दारों के साथ खड़ा रहना रह गया है, आप लोगों का काम सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान देना रह गया है। यह मोहन यादव जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है, आपकी पार्टी को कोई अहमियत नहीं है, आपका काम ही ऐसा है जब कुछ अच्छा हो तो उसके खिलाफ बोलना। मुकेश नायक जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। हिमांशु भाई, इस हिसाब से तो कोई गाली बची नहीं जो आपने कांग्रेस को न दे दी हो। हम गद्दारों के खिलाफ खड़े हैं, हम पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं, हम सेना के खिलाफ हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम ये मेरा कहना नहीं है, मोहन यादव जी का कहना है। नहीं, मोहन यादव जी अच्छे आदमी हैं, धीरे धीरे थोड़ा अभी बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मोहन यादव जी से अभी ये जरूर मैं पूछना चाहता हूँ कि किस विभाग के मंत्री हैं, अभी कौन सा विभाग मिला है उनको? अब ये मुकेश नायक जी ने विषय को दूसरी ओर मोड़ दिया। लेकिन एक बात तय है कि विकास दुबे के संदर्भ में जो पूरा देश चाहता था कि वह गिरफ्त में आए, आखिरकार गिरफ्त में है। लेकिन वह गिरफ्त में पुलिस की तत्परता से है या कुछ नेताओं की मिली भगत से, इसको भी जानने में देश की उतनी ही दिलचस्पी है। देखें देश की इस जिज्ञासा का समाधान कब तक होता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा सियासत को लेकर, चाहे इस देश की चाहे दुनिया की, उसको समर्पित है। पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उन्होंने ये 4 पंक्तियां की। इसमें एक शब्द आया है, आपत्तिजनक लग सकता है, पर उस शेर का वजन ऐसा है कि हम उस पंक्ति को और उस शब्द को हटाने के लिए तैयार नहीं हो सके। वो शेर ये कहता है कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कुछ कभी की थी। हबीब जालिब पाकिस्तान के शायर, उन्होंने ये पंक्तियां लिखी। अपने देश में किसी दर्द से गुजरे होंगे, इसलिए उन्होंने ये पंक्तियां उस समय में लिखी। पर आज दुनिया के तमाम देशों पर अगर निगाह डालते हैं तो लगता है कि कहानी केवल पाकिस्तान की नहीं बल्कि हमारे आसपास की भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, नजर बढ़ाओ।